नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पुष्टि की है कि पाकिस्तान ने हालिया सीजफायर समझौते का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ओर से सीमा पार से उकसावे की कार्यवाही की गई है, जिसका भारत सेना उचित और सख्त जवाब देगी। मिस्री ने कहा कि सशस्त्र बल स्थिति पर कड़ी निगरानी रखे हुए हैं और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ नियंत्रण रेखा पर सीमा उल्लंघन की किसी भी पुनरावृत्ति की घटना से सख्ती से निपटने के निर्देश दे दिए गए हैं। मिस्री ने कहा, भारत और पाक के बीच डीजीएमओ के बीच पिछले कुछ दिनों से चल रही सैन्य कार्यवाही को रोकने के लिए आशामिक सहमति बनी, लेकिन पिछले कुछ घंटों से पाकिस्तान की ओर से इस सहमति का उल्लंघन किया जा रहा है। कट्टरपंथी मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कल देर शाम शनिवार को आतंकवाद विरोधी कानून के तहत पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया है। बांग्लादेश सरकार ने बताया कि इस प्रतिबंध में आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना अगले कार्य दिवस यानी सोमवार को जारी की जाएगी। बयान में बताया गया है कि यह प्रतिबंध तब लागू किया गया जब तक आवामी लीग और उनके नेताओं के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण से चल रही सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, ताकि देश की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा की जा सके। सूडान के पश्चिमी हिस्से नॉर्थ कोर्डोफान राज्य के अल ओबेद शहर में स्थित केंद्रीय जेल में शनिवार देर शाम ड्रोन से हमले किए गए। इन हमलों में कम से कम 19 कैदियों की मौत हो गई और 45 से अधिक घायल हो गए। ये जानकारी चिकित्सा सूत्र और चश्मदीदों ने दी है। अल ओबेद अस्पताल के एक चिकित्सा सूत्र ने नाम छापने की शर्त पर बताया कि अस्पताल में 19 शव और 45 घायल लाए गए हैं। उसने कहा कि मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। जेल भवन के पास मौजूद एक चश्मदीद ने बताया कि 3 ड्रोन से 5 मिसाइलें दागी गई हैं, जिनमें से 3 सीधे जेल भवन में और कैदियों के रहने वाले हिस्सों पर गिरी है। भारत और पाक के बीच तत्काल प्रभाव से पूर्ण युद्ध विराम पर शनिवार शाम सहमति बनने के बाद कांग्रेस ने सरकार से सर्वदलीय बैठक और पिछले दिनों के घटनाक्रम पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलवाने की मांग की। कांग्रेस महासचिव और पार्टी के संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने युद्ध विराम की घोषणा के तुरंत बाद कहा कि अभूतपूर्व घोषणा के मद्देनजर अब पहले से कहीं ज्यादा इन चीजों की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लिया जाए। सीजफायर को तोड़कर पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी पुरानी फितरत दिखा दी है। आप सांसद राघव चड्ढा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, महज 3 घंटे में पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन कर दिया। पाकिस्तान एक धोखेबाज देश है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि कच्छ जिले में सीजफायर के बाद कई ड्रोन देखे गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से पूर्ण ब्लैकआउट लागू किया गया है। पाकिस्तान पर विश्वास करना धोखा खाना है। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने कहा कि पड़ोसी देश को आतंकवादियों को पनाह देने से बचना चाहिए। पाकिस्तान खुलेआम आतंकवादियों को पनाह देता है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने ओमान में अपनी अप्रत्यक्ष वार्ता के चौथे दौर से एक दिन पहले स्पष्ट कर दिया कि उनका देश अमेरिका के साथ वार्ता में अपने परमाणु अधिकारों को लेकर अटल रहेगा। दोहा में चौथे अरब ईरानी वार्ता सम्मेलन में अरागची ने दोहराया कि ईरान हमेशा से परमाणु उपसार का प्रतिबद्ध सदस्य रहा है और यूरेनियम संवर्धन सहित परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के अपने अधिकार को बनाए रखता है। उन्होंने कहा, हम परमाणु हथियार नहीं चाहते हैं और सामूहिक विनाश के हथियारों का ईरान के सुरक्षा सिद्धांत में कोई स्थान भी नहीं है। श्रीलंका के मध्य प्रांत में स्थित कोटमाले में आज रविवार सुबह एक बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से 8 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हो गए। सूत्रों ने बताया कि मृतकों में 5 पुरुष और बाकी सब महिलाएं हैं। घायलों को इलाज के लिए क्षेत्रीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। अस्पताल सूत्रों से पता चला है कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। गौरतलब है कि श्रीलंका में आए दिन अक्सर सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 15 मई को तुर्की के इस्तांबुल में यूक्रेन के साथ बिना किसी पूर्व शर्त के सीधी वार्ता पुनः शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। पुतिन ने आज रविवार सुबह क्रेमलिन में, जो रूस का राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास में है, पत्रकारों को बातचीत के दौरान 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच हुई शांति वार्ता को पुनः आरंभ करने का प्रस्ताव रखा। पुतिन ने यह प्रस्ताव ऐसे समय में रखा जब 4 प्रमुख यूरोपीय देशों के नेता रूस पर 30 दिन की युद्ध विराम पर सहमत होने का दबाव बना रहे हैं, ताकि संघर्ष को समाप्त करने के लिए शांति वार्ता हो सके।
चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल बयान दिया था कि वह पाकिस्तान के साथ खड़ा है। इस बयान के बाद ही वांग यी ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी बात की और उम्मीद जताई कि भारत और पाकिस्तान टकराव की इस स्थिति का बातचीत के जरिए समाधान निकालेंगे और स्थायी संघर्ष विराम की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। बातचीत के दौरान डोभाल ने वांग यी से कहा कि युद्ध का विकल्प भारत ने नहीं चुना, लेकिन पहलगाम हमले के बाद उसे आतंकवाद के खिलाफ कार्यवाही करने की जरूरत थी। वहीं वांग ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले की निंदा की। रक्षा मंत्री राजनाथ आज लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस एकीकरण और टेस्टिंग सुविधा का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। राजनाथ सिंह टाइटेनियम एंड सुपर लॉयंस मटेरियल्स प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। यह प्लांट एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के लिए एक उच्च गुणवत्ता वाले सामग्रियों का उत्पादन करेगा, जिनका उपयोग चंद्रयान मिशन और लड़ाकू विमानों में किया जाएगा। इस अवसर पर राजनाथ सिंह के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डिजिटल माध्यम से दिल्ली से इस समारोह में शामिल होंगे। यह कदम सामरिक शक्ति को नई धार देने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।